अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद, मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने तो पनामा लीक्स केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुअख्खर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अवामी अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनामा लीक्स केस की अगली समाअत से पहले दो बड़े जलसे करने जा रही है। ये जलसे कब और कहां होंगे, इस सिलसिले में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को मुशावरत के लिए मंगल के रोज बनी गाला तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ अब इस्लामाबाद में, और मुमकिन यही है कि इस्लामाबाद और लाहौर में जलसे हो, लेकिन हतमी फैसला इमरान खान मंगल के रोज पार्टी की सीनियर क़यादत से मुशावरत के बाद करेंगे। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आ रही है, अवाम से दोबारा से रुजू करने जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिलावल भुट्टो जरदारी के 4 मुतालबात पर जो उनकी डेडलाइन थी 27 दिसंबर की, वो भी अब करीब आ रही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शो के 3 सेगमेंट्स में। निहाल हाशमी साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जबकि अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निहाल हाशमी साहब से। हाशमी साहब, क्या देख रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट से बाहर एक और अदालत लगने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पनामा लीक्स केस से मुतालिक ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं समझता हूँ कि मीडिया के दोस्त अगर पूछ लें ये सवाल इमरान खान साहब से कि वो किसके ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, अदालत के ख़िलाफ़, अपने उन कारकुनान या लीडरों के ख़िलाफ़ जो उनके कॉल पे नहीं आए, या अपने उन सोच फ़िक्र और फैसलों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कमीशन के डिमांड किए कि कमीशन बना दी जाए। उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कमीशन बनाने की, और वो डिमांड के ख़िलाफ़, अपने यू टर्न पॉलिसी के ख़िलाफ़, अपने ज़िद के ख़िलाफ़, अपनी हठधर्मी के ख़िलाफ़, आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जमहूरी रिवायत के ख़िलाफ़, या इस मुल्क के वो शरीफ लोग, वो रोज़मर्रा डेली वेजेस काम करने वाले लोग जिन्होंने इन्हें मुस्तरद कर दिया, इनके रैली और जलसों को मुस्तरद कर दिया, या हमारी अदालती रिवायत के खिलाफ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो अब तक इमरान खान को यू टर्न खान कहते रहे, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को भी यू टर्न से जो है उन्होंने इस यू टर्न कहा है। कायरा साहब से पूछ लेते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है कि वो यू टर्न वालों के साथ नहीं चल सकते, वो सर चकरा देते हैं। किसकी तरफ उनका इशारा है? नून लीग की तरफ उन्होंने साथ अटैच की जो वीडियो, वो तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की थी, तो कहाँ उन्होंने उन्हें मायूस किया कि वो आगे नहीं चल सकते, और क्यों, यानी इसका सियाक व सबाक क्या, पस मंजर क्या उनके इस बयान का? देखिए, मेरी जरदारी साहब से बात नहीं हुई उसके पस मंजर से बात कि मैं पूरी तरह उस पर ध्यान दे सकूं, लेकिन एक बज़ाहिर बात यही है कि यू टर्न तो दोनों जमातों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे साथ चली थी मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत सारे टर्न लिए, और पीटीआई तो खैर यू टर्न की ऐसे ही स्पेशलिस्ट हो गई है, और उन्होंने बेशुमार मौके पे पॉलिसी यू टर्न भी लिए हैं और इंसिडेंटल यू टर्न भी लिए हैं यू टर्न। तो ये मेरा ख्याल है दोनों को ही कहा जा सकता है, लेकिन आज के तनाजुर में अगर देखा जाए तो नेचुरली ये बात हुकूमत के रंग में तो कही जा सकती है कि हुकूमत के मुस्लिम लीग के साथ तो नहीं चला जा सकता। तो क्या आप पहले उनके साथ चल रहे थे? कुछ लोगों का तासर ये देना, मीडिया के अंदर एक सेक्शन उसका तासर ये दे रहा था ना कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लीग के साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा होगा, यकीनन मुझे क्योंकि मैंने उनसे बात नहीं की, मुझे नहीं पता कि उनके पूरी गुफ्तगू का रेफरेंस क्या है, लेकिन यकीनन उन्होंने ये बात भी कही होगी कि इमरान खान साहब भी बहुत सारे मौके पे साथ चले हमारे साथ, दीगर जमातों के साथ, और उन्होंने डेविएट किया अपनी पॉलिसी से, तो यकीनन उन्होंने उनके बारे में भी एक मायूसी का इजहार किया होगा। सही। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 2 जलसे करने जा रही है 27 दिसंबर से, आपकी डेडलाइन भी ओवर होने जा रही है, तो क्या मिल के दोबारा कोई तहरीक शुरू कर सकते हैं आप और तहरीक इंसाफ? कोई ऐसा इम्कान है कन्वर्जेंस का? देखिए जी, अगर तहरीक इंसाफ अपने माजी करीब और माजी बईद के फैसलों को गौर करके देख ले, और जो राय उनको अपोजिशन की जमातों ने और पीपल्स पार्टी ने दी थी, अगर हमारी राय वो मान लेते तो आज इन हालात का सामना न कर रहे होते, आज उनको ये फ्रस्ट्रेशन ना होती। तो अगर उन्हें माजी से सबक सीखा हो तो बिल्कुल अपोजिशन, तो हम तो समझते हैं कि अपोजिशन को इकट्ठा हुए बगैर हुकूमत के ऊपर बड़ा दबाव डालना जो है वो मुश्किल होता है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, गुज़िश्ता जुम्मे की समाअत में हुआ, क्या यही वो फियर था कि जिसकी वजह से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरीक नहीं बन रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जाने की मुखालिफ थी? ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक फियर था, बल्कि इससे ज्यादा था। इससे ज्यादा हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहते हैं। हम तो वहां भी कहते रहे कि हो सकता है इमरान खान साहब किसी उम्मीद पे हूँ। हमें तो इस अदालती निजाम से कोई तवक्को ऐसा नहीं है कि वो मियां साहबान के खिलाफ किसी केस का फैसला दे दे। हाँ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले होते रहे। इससे के मादी में भी मियां साहबान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स दी गई हैं, उनके खिलाफ फैसले नहीं किए गए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं। कारी साहब, जरा अली मोहम्मद खान साहब को सुन लेते हैं। अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहेगा। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ दोबारा से अवामी अदालत में जा रही है, क्या आपको अदालत उज़्मा पर इत्मीनान नहीं रहा, एतमाद नहीं रहा कि आप दोबारा से अवामी अदालत से रुजू करने जा रहे हैं, 2 जलसे करने जा रहे हैं? खान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल ईद मिलादुन्नबी है और मेरी तरफ से आपको, आपके नाजरीन को, कायरा साहब बैठे हुए हैं और हाशमी साहब बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो जी, बहुत बहुत। जहाँ तक आपके सवाल का सर ताल्लुक है, एक तो तहरीक इंसाफ अपना जो हमारी जिद्दोजहद है आईनी वो कर रही है, और अवाम की अदालत में सियासी जमात हमेशा होती है, लेकिन इसको ये रंग देना कि खुदा न खास्ता हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी लड़ाई खुदा न खास्ता छोड़ के अवाम की अदालत में जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। चूँकि 15 दिन का वक्फा बीच में आया है, 15 दिन का, और हम पिछले 2-1 महीनों से मुसलसल इस पनामा लीक्स इशू में ज़ाहिर अवाम से दूर थे। तो अवाम के पास जाके और इशूज़ के साथ साथ पनामा इशू पे भी ज़ाहिर गुफ्तगू तो होनी है अगर जलसा होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी जिद्दोजहद जाएंगे। जहाँ तक कारा साहब ने तहरीक इंसाफ की सियासत पे कमेंट किया कि यू टर्न, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जब सियासत में होते हैं, आप जब जिद्दोजहद में होते हैं, आप स्टेप फॉरवर्ड स्टेप बैक लेते हैं, लेकिन यू टर्न या स्ट्रेटजी चेंज वही लोग लेते हैं जो मैदान अमल में हो, जो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू करें और जो 6-6 दिन अपनी जो है एक बंद बिल्डिंग में बैठ के अपना कोई दिन मनाएं। तो मैं समझता हूँ अब वक्त वो आ गया है कि जो जमात अपने आप को फेडरल जमात कहे, वो फिर ज़बानी कलामी अपोजिशन की बात ना करे हुकूमत की, वो फिर अमली तौर पे मैदान में आए। जब भी अमली तौर पे मियाँ साहब की सियासत की मुखालफत का वक्त आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफसोस की बात है कि पंजाब की जो लीडरशिप है उसकी राय को छोड़ के सिंध की इनकी लीडरशिप रोज गालिब आती है और फिर सिंध की सियासत होती है। इस पे कायरा साहब रिस्पॉन्ड कर ले, फिर हाशमी साहब पे आते हैं। मैं करूंगा, बिल्कुल अभी करूंगा। आप कर ले रिस्पॉन्ड। तो गाली देने से काम नहीं, मैंने अपनी राय दी है। और पीपल्स पार्टी में कभी भी तहरीकों से अलहदगी या एक तरफ नहीं हुए। अभी भी अपोजिशन को छोड़ा है पीटीआई ने, अभी भी अपोजिशन को इकट्ठा किया पीपल्स पार्टी ने। और जिस दिन पीटीआई ने रात को खाना दे के मुस्लिम आजादी अपोजिशन को इकट्ठा करके अपोजिशन की मीटिंग करके लेजिस्लेशन का मुतालबा किया पीटीआई ने, ऐलान किया शाह महमूद कुरैशी पीटीआई ने, उसी दिन सुबह उठ के इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो इस्लामाबाद बंद करने जा रहे हैं, हमें तो बाकी की परवाह नहीं है। तो हमें कोई बंद कमरों में और ड्राइंग रूमों की पॉलिटिक्स के नाम शौकीन थे ना है। तो और दूसरी बात यह है कि हमें सनद की जरूरत नहीं है, सही, ना मुस्लिम लीग से, ना पीटीआई से, ना मीडिया से, न किसी और से, कि हमने कौन सी पॉलिटिक्स है जो अपोजिशन होगी, कौन सी पॉलिटिक्स है जो सही होगी। पॉलिटिक्स वो होगी जो पाकिस्तान के लोगों को नजर आएगी, हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। शॉर्टली कारी साहब, अभी आपका एक डेलीगेशन, जमात अगर किसी एक जमात के साथ चलने को तैयार ही नहीं है, जो पुराने तादी थे वो भी और जो नए तादी है वो भी अगर साथ चलने को तैयार नहीं है, तो अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। ये दूसरे के ऊपर टांटिंग बातें करने से काम नहीं चलेगा। हम तो आज भी कह रहे हैं, ठीक है, अपोजिशन को बड़ी मोहतात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे दोस्तों को भी गुजारिश है, इनको भी मशवरा है कि अपनी जबानों को मोहतात इस्तेमाल करें। इसलिए कल अपोजिशन को इकट्ठा चलना पड़ेगा। ये आपका सबक नहीं, आपको अपनी हटकर्मी कारी साहब, आज आपका पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन मिला है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डेलीगेशन से। अभी आपका एक डेलीगेशन मिला है एमकेएम पाकिस्तान के डेलीगेशन से, क्या उन्हें भी आप दावत दे रहे हैं अपने इस एहतजाज में शिरकत की, या किस सिलसिले में ये मुलाकात हो रही है? मैं तो पंजाब अफेयर्स देखता हूँ, मुझे पता नहीं है सिंध का कोई बंदा, सिंध के हमारे जो नुमाइंदे हैं वो, या सईद गनी साहब या
मौलाना दोस्त कैंडिडेट साहब वो आपको बेहतर बता सकेंगे कि वो क्यों मिला है, उसका मकसद क्या। इम्कानात हैं ऐसे क्या? अभी आप खुद बात करें। मैं इस पे कमेंट क्या करूं। सही, चले हाशमी साहब, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों अपनी अपनी डगर पर चली हैं, हुकूमत को तो इसका फायदा नहीं हो रहा क्या? अपोजिशन डिवाइडेड है। देखें जी, ये तो फ़ायदा नुकसान की बात में है। बात यह है कि अपोजिशन को वही किरदार अदा करना चाहिए जो उनका काम है। हमें कोई कतन शौक़ नहीं है कि अपोजिशन डिवाइड हो ये या अपोजिशन यूनाइट हो, ये फ़ैसला उनका अपना, उनको करना चाहिए। हमारा जो ज़िम्मा है वो ज़िम्मा यह है कि हम पाकिस्तान को बेहतर करें, डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, गवर्नेंस को बेहतर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा माजी के हुकूमतों के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस भी बेहतरी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुई है। आप देखिए बिजली के बहरान का मामला था, लोड शेडिंग में खात्मा हुआ है, रोड और दीगर चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी बात है, उस पर बेहतरी आई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है। हमने एक रवादारी के कल्चर को फ़रोग दिया है, हमने पाकिस्तान को तामीर के कल्चर को फ़रोग दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हम इस तामीरी काम में ज़्यादा जुटे हुए हैं। तकरीबी काम जो करना चाहते हैं उनको मुबारक हो। हम तकरीबी काम के लिए, लोगों ने हमें वोट दिया तामीरी काम करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। तकरीबी काम से निहाल हाशमी साहब क्या मुराद है, इस पे हम ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे। और कायरा साहब से ब्रेक के बाद कि उनकी जो एहतजाजी तहरीक वो 27 तारीख की डेडलाइन है, उसके बाद उनका क्या लाएमल होगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे की जानिब। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें कि आप तकरीबी सियासत की बात कर रहे थे। तकरीबी सियासत से क्या मुराद है आपकी? देखिए जी, तकरीबी सियासत कहते हैं सिर्फ वो लोग तकरीब कारी नहीं करते हैं जो आपके बम ब्लास्ट या दीगर चीज़। अगर आपके मुल्क में लोगों ने आपको मैंडेट दिया है तो लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आप अपने मंशूर पे चलते हैं। तालीम को बेहतर करने के लिए, हस्पतालों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, सड़कों को बेहतर करने के लिए, पार्कों को बेहतर करने के लिए, लोगों की तालीम और लोगों के लिए रोज़गार के मौके। अब अगर पीटीआई बार बार धरना देती है तो लोगों, वो ठेले वाले हों, रेड़े वाले हों, सरकारी दफातर हों, कारोबारी इदारे हों, रीजनली, नेशनली, इंटरनेशनली एक मैसेज जाता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और ये तो जो लोग इस मुल्क में तकरीबकारी करके इंटरनेशनल मैसेज देते हैं कि जनाब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, इस मुल्क में सफ़र ना किया जाए, और ऐसे मौके फराहम करते हैं कि बैरून मुल्क से, बैरून मुल्क के सफारत खाने एडवाइस देते हैं, ट्रैवलिंग एडवाइस, तो इन सारों चीज़ों, और हम माजी में देख चुके हैं ये चीज़ें। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपना काम नहीं करते, दूसरों को काम करने बोलते हैं। निहाल हाशमी साहब, ट्रैवलिंग एडवाइस, यूएस एडवाइस, यूएस डिप्लोमेट्स ने कई बार ये एडवाइसेस भेजे हैं अपने लोगों को। ठीक ठीक, चले अली मोहम्मद खान साहब। ऐसे भी लोग हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जो खुद तो पावर ले लेते हैं, 18वीं तरमीम के बाद उनको पावर मिलता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है, मगर जब उस पावर को नीचे ट्रिकल डाउन अफेक्ट करना होता तो नहीं होता है। कराची जैसे मेगा सिटी में आप देख लें, हर चीज चौपट है, रोडें टूटी हुई हैं, गंदगी का ढेर है, मुलाजमतें बिक रही होती, ये एक तकरीबकारी है। क्योंकि जब लोग पीस ऑफ माइंड से अपने काम नहीं करेंगे, अपने कारोबार में नहीं जाएंगे, उनके गलाजत भरे शहर में रहेंगे, गलाजत भरे माहौल में रहेंगे। ठीक है, चले ठीक है, वो तो सिंध गवर्नमेंट उस पर जवाब देगी। लोगों के साथ ये बड़ी ज्यादती होती है। ठीक है, चले अली मोहम्मद खान साहब, तकरीबी सियासत का आप पे इल्जाम लगा दिया निहाल हाशमी साहब ने कि आप तकरीबकारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं, मुल्क की डेवलपमेंट आप रोक रहे हैं। नहीं, ये तो उनका कमेंट है ना, उस पर जरूरी नहीं कि मैं कमेंट करूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं इससे एग्री नहीं करता कि हम तकरीबी सियासत करते हैं। एहतसाब की डिमांड तकरीबी सियासत नहीं है, और एहतसाब हर साहिब इक़्तिदार का होना चाहिए, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। आप अपना सवाल कीजिए। सही, मुझे ये बताएं कि तलोर के शिकार पे आज हमने देखा है पाबंदी का बयान है आपके जो सूबाई वजीर हैं इश्तियाक उमर साहब का, कि हम यहाँ पे इजाज़त नहीं देंगे पंजाब की तरह कतरी शहजादे को यहाँ पे आके वो शिकार करें। DI खान में शायद उन्होंने शिकार करने की इजाज़त मांगी थी। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की पादाश में आपने रोका है, या आपकी वैसे प्रिंसिपल स्टैंड आपका? लेकिन तलोर जो है, हुबारा बस्टर्ड, वो एक ऐसी स्पीशी है जो कि एक्सटिंक्ट हो रही है। और अगर आप देखें तो 2 साल पहले भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में आके इस पे बात की थी। उस वक्त तो कतरी शहजादों का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं था, क्योंकि अभी पनामा लीक्स नहीं आए थे, और कतरी शहजादों ने जो एक झूठ मूठ का खत इनको लेके दे दिया है, वो अभी कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोग यहाँ पे, मुत्तहिदा अरब इमारात के शहजादे वगैरह यहाँ पे आते थे। उस जमाने में भी इमरान खान का प्रिंसिपल स्टैंड था कि आप इसको बंद कीजिए,
पाकिस्तान किसी जो है रियासत का कोई सैटेलाइट स्टेट नहीं है, हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, हमारा अपना आइन है। आपस की सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हम अपने मुल्क में इस तरह की एक्टिविटीज क्यों अलाउ करें अगर आपका कानून इसको बंद करता है? और अगर आपको आपके जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कि वो कम हो रहा है। और उसके साथ साथ खान साहब ने ट्वीट किया है, आज खान साहब ने ट्वीट भी किया है कि मैं राब्ता कि मैं एडवाइस करूंगा या उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने वजीर आला परवेज खटक साहब से कि वो इजाजत ना दें किसी को तलोर के शिकार पे। क्या राब्ता किया आपसे किसी कतरी शहजादों ने आपकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से शिकार करने के लिए, या आपने खुद से ही आज ये कह दिया खान साहब ने? देखें, अगर वो राब्ता करेंगे तो उनको बता दिया जाएगा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलता है। ये किसी शहजादों की वो क्या कहते हैं इसको, आपका कोई आउट स्टेशन नहीं है, ये आपका कोई फार्म हाउस नहीं है, ये पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, 20 करोड़ की आवाम की अमानत है। अगर इस मुल्क के वजीर आज़म ऐसे हैं जो ओब्लाइज्ड हैं, उनकी कुछ कमजोरियां हैं, वो टर्की को ओब्लाइज्ड हैं, वो कतर को ओब्लाइज्ड हैं, वो यूके को ओब्लाइज्ड हैं, वो नरेंद्र मोदी को ओब्लाइज्ड हैं, हमारा कोई कसूर नहीं, हम अपने सूबे को आइन के मुताबिक चलाएंगे। आइन के मुताबिक चलाएंगे। जी निहाल हाशमी साहब, वज़ीर आज़म जो हैं वो ओब्लाइज्ड हैं नरेंद्र मोदी को, वो बाहर के वज़ीर आज़म को, बाहर के जो ममालिक के सरबराहान हैं उन्हें ओब्लाइज्ड हैं उनके सामने, है ऐसा क्या? शुक्र है कि मेरे भाई अली मोहम्मद ने चाइना का नाम नहीं लिया, उन्होंने टर्की का नाम लिया और कतर का नाम लिया। तो आज अगर गैस की शॉर्टेज की कमी हुई है तो LNG से हमें अपने बरादर ममालिक और अपने पड़ोस और अपने खारजा पॉलिसी में दोस्तों की तादाद बढ़ानी है। यहाँ पे कोई जो तिलोर के शिकार से कोई फॉरेन ऑफिस और फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती है। हम खत्ते के एक बड़े पायदार और एक बड़े मजबूत मुल्क के तौर पे जाने जाते हैं। हमें हर मुल्क के साथ अपने अच्छे रस्म व रिवाज रखना चाहिए। हमें अपने फॉरेन पॉलिसी में लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में लड़ाई झगड़ा दूर है। आज के दुनिया में शायद मेरे दोस्त भी अपनी पार्टी के पॉलिसी से नाला हो। हाशमी साहब, ये तलोर डिप्लोमेसी मशहूर तो हुई है वैसे, पिछले 2-3 सालों में तलोर डिप्लोमेसी मशहूर तो हुई है वैसे पाकिस्तान के तनाज़ुर में। डिप्लोमेसी जिससे कौम को फायदा हो, मुल्क को फायदा हो, रोजगार बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, जिससे खित्ते को फायदा हो, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो या तलोर डिप्लोमेसी हो या फिशिंग डिप्लोमेसी हो या सीपैक की डिप्लोमेसी हो, वो डिप्लोमेसी एक कामयाब डिप्लोमेसी है। तो मैं समझता हूँ जिससे भी कौम और मुल्क को फायदा हो वो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, एक न्यूज ब्रेक लेनी है हमने। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दोबारा से पनामा केस के कानूनी पहलुओं पर, और सलमान अकरम राजा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे डिबेट के अंदर। बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शो में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब ने। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर ये बताइएगा कि केस जो है पनामा लीक्स, इस पर काफ़ी ज़्यादा अब तक की जो समाअत हुई है जुमे तक की, उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, लेकिन आगे अब जो जनवरी के पहले हफ्ते में दोबारा से असर केस की समाअत होनी है, नया बेंच बनने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको चीफ जस्टिस साहब के बयानात को अगर नज़र में रखा जाए कि शवाहिद नाकाफ़ी हैं, बिलखसूस जो दरख्वास्त दहिंदा हैं उनकी जानिब से जो है शवाहिद काफ़ी ज़्यादा कम आए हैं, और ये भी चीफ जस्टिस का कहना कि कमीशन बनाना अदालत का इख्तियार है। अब आपको इस केस में आगे क्या होता दिखाई दे रहा है मुमकिन तौर पर? देखिए, तमाम इम्कानात अभी बाकी हैं, कोई भी जो रास्ता है वो बंद नहीं हुआ। अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब 30 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे तो एक नए बेंच का बनना नागुज़ीर है, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। बिल्कुल। अब जब नया बेंच बनेगा तो वो नया बेंच फैसला करेगा कमीशन बनना है या नहीं बनना। लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई उसमें हमने ये देखा कि इस बेंच का कम से कम ये ख्याल था कि यहाँ बारे सबूत दोनों फरीकैन पे है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने वाले पे नहीं, शरीफ खानदान पे भी है। और कई बार रिटायर अब जो चीफ जस्टिस साहब होंगे 30 दिसंबर को, उन्होंने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स जो हैं सिर्फ एडवर्सेरियल नहीं, यानी कि दो फरीकैन के दरमियान नहीं, कि इंक्विजिटोरियल भी हैं, यानी कि अदालत खुद हकायक तक पहुंचने की कोशिश भी कर सकती है। बिल्कुल। तो अगर तो यही रवैया रहा तो मामला आगे बढ़ सकता है। और इस किस्म के मामलात में जहां मुफाद आमा की खातिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी लाया अमल इख्तियार कर सकती है। और अब हम देखेंगे कि नया बेंच क्या लाया अमल तो इख्तियार करता है।
राय साहब, जो गुज़िश्ता समाअत बढ़ाता है या कमीशन बनाता है, जो गुज़िश्ता समाअत थी जुमे के रोज, उसमें आपने देखा कि समाअत जब खत्म हुई, शॉर्ट ऑर्डर दिया अदालत ने, तो उसके बाद नून लीग के जो हामी थे उन्होंने काफी ज्यादा नारे लगाए, बाजार ये तासुर दिए कि जैसे उनकी जीत हो गई है। तो क्या इसमें कोई आपको एज मिलता हुआ दिखाई दिया मुस्लिम लीग नून को, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों उन्होंने कोई कानूनी बनता है ऐसा कोई एज उनके लिए, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि उनका ये ख्याल था कि किसी भी किस्म की जो इल्तवा है वो शायद उनके हक में जाता हो। अब ये मैं नहीं कह सकता कि क्यों वो इल्तवा को अपने हक में समझती है। सही। तो अब आप इनके कमीशन की बात की जाए, कमीशन पे तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि वो बॉयकॉट करेंगे कमीशन का, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि कमीशन बनाना सॉरली इख्तियार है अदालत का, फरीकैन का नहीं है। तो क्या कमीशन की जानिब भी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट? क्या इसका इम्कान है क्या, या फिर बिल्कुल जा सकती है? कमीशन बनाना बिल्कुल अदालत की सवाबदीद है, और बज़ाहिर पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जो कमीशन बनाने का उनका मुतालबा था उसकी अब जरूरत इसलिए नहीं रही कि शवाहिद अदालत के सामने बराह रास्त आ गए हैं, कमीशन की जरूरत नहीं है। अब पीटीआई भी अपने मौक़िफ़ पे नजर सानी कर सकती है। अगर कमीशन बन जाता है तो ऐन मुमकिन है कि पीटीआई नजर सानी करते हुए कमीशन के सामने भी पेश हो जाए, जो शवाहिद को देना चाहते हैं कमीशन के सामने भी दे दें, लेकिन ये आगे की बात है। फाइनली बता दें राय साहब के 62-63 की जानिब पीटीआई जो कि इस केस को 62-63 के तनाजुर में देख रही है, तो उस जानिब ज्यादा भी दिख रहा है केस ये, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग पे ही रहेगा? देखिए, 62-63 तो सिर्फ यही कहते हैं ना कि एक शख्स अगर सादिक और अमीन नहीं है तो वो असेंबली में रहने का अहल नहीं है। सही। अब इस नतीजे तक पहुंचने के लिए अदालत के सामने पीटीआई के दो तकाजे हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो तकारीर की गई वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, उन तकारीर को अदालत में दिए गए बयान से मुतजाद जान के उनको नाअहल करार दे दिया जाए। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि चूंकि शरीफ खानदान इन फ्लैट्स के बारे में जो जवाब पेश कर रहा है वो पीटीआई की नजर में काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा उस जवाब को फिर दोबारा वज़ीर आज़म साहब की तकरीरों के साथ जोड़ा जाए, और चूंकि उनमें तजाद है लिहाजा इस जवाब को रद्द करके वज़ीर आज़म साहब को नाअहल करार दिया जाए। ये बुनियादी तौर पर पीटीआई का मुकदमा है। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कहती रही, मैंने खुद कई जलसों में सुना खान साहब को ये कहते हुए कि कमीशन बनाएं, कमीशन बनाएं, कमीशन बनाएं। अब जब अदालत ने कमीशन बनाने की बात की तो खान साहब कहते हैं हमें कमीशन कबूल नहीं है। आपके वकील नेम बुहारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कमीशन बना तो हमारे वकला बॉयकॉट करेंगे। देखें, ये दूसरी बात का मैं जवाब पहले दे दूं कि अब जब जनवरी में बेंच दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा और नए चीफ जस्टिस साहब वो आएंगे, ओथ लेंगे, तो जाहिर है फिर हमारी उससे पहले स्ट्रैटेजी मीटिंग्स होंगी और उसमें फिर डिसाइड होगा कि आगे का अमल क्या होगा। मैं ज़ाती तौर पर ये फील करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आगे हम सबड्यूड हुए हैं, उनके आगे हमने दस्ते एहतसाब बुलंद किया है या आगे किया है कि हमें एहतसाब या इंसाफ चाहिए, तो आप जब अपने आप को सबमिट करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को मुकम्मल तौर पर सबमिट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि हम सबमिट नहीं कर रहे, आप अवामी अदालत में भी जा रहे हैं साथ, मुकम्मल तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं कर रहे, आप उधर भी जा रहे हैं साथ। मैं अगर अपनी बात पूरी कर पाऊं या फिर आप अपनी कर लें। देखिए, आप कर लें बात। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीकैन को ऑप्शंस दिए कि क्या आप कमीशन की राय देना चाहते हैं या इसी अदालत से फैसला करवाना चाहते हैं। हम चूंकि कमीशन के बजाय अब इस मौजूदा सूरत हाल में जितने सबूत वहां मौजूद हैं, जितनी की कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं, हम एज ए जमात ये फील करते हैं और एक पॉलिटिकल जमात के तौर पे, पिटिशनर के तौर पे ये हमारा हक है कि जिस फोरम पे हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी फील हो रही है अपने केस के हक में, हम वहां रहें। तो हमने अपनी राय दी है। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा तो वो मैं भी मानूंगा, वो भी इमरान खान साहब भी मानेंगे, वो मेरी जमात भी मानेगी। वो अपनी आर्गुमेंट्स देते रहते हैं, वो कल अपनी आर्गुमेंट्स देते भी हैं, विड्रॉ भी करते हैं। बाकी एक और बात, चाहे वो कमीशन बना दें, शॉर्टली बता दें, चाहे सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना दे, आप मानेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हर किस्म का ऑर्डर हम मानेंगे। दूसरी बात यह है जो भी वो फैसला करेगी, ठीक है, कोर्ट के ताबे हैं। दूसरी बात, ठीक है, आपने ठीक है, आपने कमीशन टाइम शॉर्ट है, हाशमी साहब से जरा जवाब जान ले उनका।
टाइम शॉर्ट है, हाशमी साहब से भी सुन लेते हैं बात। हाशमी साहब, ये बता दें सिर्फ के जो गुज़िश्ता समात थी, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि आपके जो हामी थे वहाँ पे पार्टी के रहनुमा बैठे थे, उन्होंने सब ने बड़े नारे लगाए, बड़ी खुशी का इजहार किया, ये तासुर दिया बज़ाहिर के जैसे आपकी जीत हो गई है। तो क्या ऐसा था कि आपको लगा कि आपकी जीत हो गई है, जबकि केस तो अभी चलना है? उस लम्हे अगर आप सब भी होते तो आप भी देखते कि हमारी जीत इस बात की थी कि हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पे, जैसे अली मोहम्मद ने कहा, हमने इन लेटर एंड स्पिरिट अपने आप को अपनी सबमिशन की सुप्रीम कोर्ट के आगे कि ये बेंच फैसला दे या कमीशन बनाए। मगर दूसरी जानिब पीटीआई ने ये इख्तियार वापस ले लिया और उसने कहा कि नहीं, हम तो बाइकआउट करेंगे। तो हम इस बात पे ये थे कि देखें, हम तो अदालत के हर फैसले के साथ खड़े हैं, खा वो बेंच फैसला दे, खा वो कमीशन बनाए। मगर पीटीआई वाले एक ही बात पे यू टर्न करते हैं। कल ये पूरे महीने पूरे इनका स्टांस था कि कमीशन बनाया जाए, और आज उस कमीशन के फैसले से ये मुकर गए हैं। तो हम इस बात पे ये है कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम हैं। हम वो जो कल्चर है जमहूरियत का, जो कल्चर है रवादारी का, ठीक है, यानी कि जो अदालत करेगी आप उसे कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया निहाल साहब और अली मोहम्मद खान साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे लातविया के नायब वज़ीर ख़ारजा के साथ हमारा किया गया ख़ुसूसी इंटरव्यू। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे लातविया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है और पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं। लातविया एक यूरोपियन कंट्री है और लातविया कैसे देखता है हम इंटरनेशनल अमूर से मुतल्लिक पाकिस्तान को कैसे देखता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लातविया के नायब वज़ीर ख़ारजा Andris Paldigovic. Excellency, thank you very much for joining us in this interview at Dawn News. What is the purpose of your visit to Pakistan? First of all, tell us briefly about your visit. Thank you. Well, this is a quite special year for Latvia. On the one hand, we are celebrating 25th anniversary of regained freedom, regained independence. We are back to the world politics in many respects. And this year we also mark 20th anniversary of diplomatic relations between Latvia and Pakistan. We certainly see growing opportunities. Pakistan is developing this One Belt, One Road initiative with China. Latvia as well just had a visit of Chinese Prime Minister, and we have joined this initiative from the north. So we see that probably Pakistan is a few steps ahead of us in implementation of this partnership. But having this common interest, we think that we should compare notes, we should see what is working, what is lagging behind, and we certainly would like to partner with Pakistan on these issues of connectivity, on transportation, on education. Particularly if we talk about the China-Pakistan Economic Corridor project, is Latvia going to be part of this project in principle? Or? Well, we are part of this modern maritime Silk Route initiative of China. We have partnered with China on this One Belt, One Road. And we are, in many ways, we consider ourselves as an open meeting place, open partner in the European Union with these initiatives. We are eastmost country of European Union, bordering two non-EU members, Russia and Belarus, and we are quite interested to use our geographical location to maximize trade, transport, investment flows, both north-south and east-west. Europe is very much sensitive and outspoken against the human rights violations. We have seen utter silence against the human rights violations in Kashmir by the Indian forces. Why is it? Well, certainly I'm against double standards, and certainly we should avoid double standards as much as possible. Of course we are concerned. And we are trying to use diplomacy. We are trying to use many members of European Parliament have been quite outspoken. We are trying to use all available instruments to facilitate the situation. And I absolutely agree with you that regardless of the size of the country, regardless of the geographical location, we have to be vigilant, and we have to protect
general standards. And of course, Kashmir conflict has been, unfortunately, festering for very long decades, and we certainly would encourage both governments in Pakistan and also in India to avoid violence. Excessive violence certainly should be avoided. Pakistan has showed its openness for dialogue with India, but this is India which is avoiding to talk to Pakistan. Europe is fully behind dialogue and peaceful diplomatic resolution of this long-lasting issue. Don't you think a 70-year-old dispute between two nuclear arch rivals is a threat to the regional as well as the global peace? Well, I think nuclear rivalry should be avoided at any cost. During my visit, we know about this intention of Pakistan to join nuclear supplies group. We're examining this application very, very carefully. Part of my visit was to visit some of the sites where special forces are being trained for protection of those sites. I saw some civilian objects where nuclear technology is being used, and I think this approach, constructive approach, is the right way to move forward your application. We would prefer to have clear criteria and to avoid as much as politics upon the decision when decision will have to be made. As you have visited different sites, are you satisfied with the security arrangements when it comes to Pakistan's nuclear regime? I was quite impressed by the openness of your government. Of course, I think this is exactly the right approach, to have monitors, missions, to have representatives from International Atomic Energy Organization, maybe some bilateral visits of interested parties, to give the most current, the most up-to-date situation on the ground. Thank you very much, Excellency, for visiting Pakistan and talking to Dawn News as well. Thank you very much. नाज़रीन, आज के शो में इतना ही. हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. हमारा ट्विटर हैंडल है @SamarAbbas. आपसे मुलाकात होगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.